चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उस सबके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा यदि नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा। जो बच्चा पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होगा और उनका रिवीजन हो जाएगा। आइए पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है। तो पहला कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस, लेंस क्या होता है, तो बोलेंगे लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें से एक सतह क्या होता है, एक सतह जो होता है गोलीय होता है और एक सतह समतल होता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेंस। लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसको बोलेंगे, तो अवतल लेंस जो होता है बीच में अवतल लेंस जो होता है क्या होता है, तो बीच में पतला होता है और किनारा पर क्या होता है, किनारा पर मोटा। बीच में पतला और किनारा पर मोटा, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, तो बीच में मोटा, बीच में कैसा होगा, बीच में मोटा और किनारा पर क्या होगा, किनारा पर पतला, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। तो किसका फोकस दूरी, यानी किसका फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। यही क्वेश्चन पूछे कि अवतल लेंस का क्या होता है, तो अवतल लेंस का जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। अवतल लेंस का क्या होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी किस दर्पण का प्रयोग जो होता है सामान्यतः वाहनों का पास दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। और उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहां कहां किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। कहां पे किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में। सभी आदमी कॉपी पेन लेकर बैठे और सारा चीज क्वेश्चन को उतारते हुए चलेंगे और जितना कंसेप्ट लिखवा रहे हैं सबको लिखेंगे। फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो एटीएम में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, एटीएम में। एटीएम में जो दर्पण लगा हुआ था, कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो वो है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में। फिर इसके बाद टेलीस्कोप बनाने में। फिर इसके बाद इसका किया जाता है स्ट्रीट लाइट में नहीं, ड्रेसिंग टेबल में लिखेंगे, ड्रेसिंग टेबल में। फिर हजामती दर्पण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहां पे किया जाता है, हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो स्ट्रीट लाइट में। जितना स्ट्रीट लाइट लगा हुआ रहता है, कौन सा दर्पण रहता है उसमें, तो उत्तल दर्पण। एटीएम में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और ड्रेसिंग टेबल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस सारा में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हजामती दर्पण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, दूर पूछा है, क्या पूछा है, दूर। नजदीक पूछता तो इसका 25 सेंटीमीटर आंसर होता, लेकिन पूछा क्या है, दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु कहां होता है, तो ये होता है अनंत, यानी इनफाइनाइट। और यहीं पर निकटतम बिंदु पूछता, क्या पूछता, निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु यदि पूछता तो इसका आंसर क्या होता है, कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु है। तो निकटतम बिंदु कितना होता है, निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कराए किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि देखिए दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है मायोपिया, दूसरा क्या है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रेस बायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। इसको प्रेस बेओपिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए हम लोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष, तो इसमें करते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी पूछा है दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं बाइफोकल लेंस का प्रयोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए कि किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है यानी वेवलेंथ? वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है? तो वेवलेंथ सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग का जो वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो वो होता है बैगनी रंग का। लेकिन यही क्वेश्चन में सीधा उलट कर पूछ दे कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो विचलन पूछे तो विचलन होता है बैगनी रंग का सबसे अधिक, और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन क्या होगा? डी। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही क्या बुलाता है? कार्य करने की क्षमता, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बुलाता है? कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से। P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है W बटा T। पहला फॉर्मूला होता है P बराबर W बटा T। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछे तो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। यदि इसका क्या वो फॉर्मूला होता है? तो एक फॉर्मूला P बराबर I स्क्वायर R होता है। क्या होता है? P बराबर I स्क्वायर R। I जो है यहाँ पर क्या है? I जो है यहाँ पे करंट है। R क्या है? R जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस है। दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो P बराबर V स्क्वायर R। R यहाँ पे क्या है? R जो है प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। तो पहला सॉरी, विद्युत शक्ति किसे कहते? विद्युत शक्ति किसे बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या बुलाता है? विद्युत शक्ति। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाय P। P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है W बाई T। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। P बराबर पहला फॉर्मूला क्या है? यदि क्वेश्चन में करंट दिया हुआ हो, प्रतिरोध दिया हुआ हो और विद्युत शक्ति निकालने के लिए पूछे तो दोनों को क्या कर देंगे? I को यदि स्क्वायर करेंगे यानी I को 2 बार गुना कर देंगे और R से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन में V दिया हुआ है यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, विभवांतर दिया है, और I दिया है यानी करंट दिया है, विद्युत धारा दिया है, तो क्या निकल जाएगा? शक्ति निकल जाएगा।
तीसरा फार्मूला क्या है, तो P बराबर होता है V² बटा में R। सभी आदमी कॉपी में क्या करेंगे, इस सारे को नोट करना है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर विद्युत ऊर्जा का यदि एसआई मात्रक पूछे तो इसका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, तो इसका क्या होगा, इसका होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। क्या होगा, जूल। विद्युत ऊर्जा के एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा, जूल। अब विद्युत शक्ति, अभी तुरंत क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का पूछे तो उसका पावर क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। यदि इसका सीजीएस मात्रक पूछे, विद्युत ऊर्जा के सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होता है, सीजीएस मात्रक इसका अर्ज होता है। क्या होता है, अर्ज। और ऊष्मा के लिए पूछे विद्युत शक्ति का तो उसका होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी जो है किसको संकेत करती है, तो तर्जनी करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कह रहा है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा किसको प्रदर्शित करता है, तो ई करता है अंगूठा, अंगूठा पर होता है। फिर विद्युत धारा किसको करता है, तो ई माध्यमा। किसको करता है, माध्यमा, माध्यमा को करता है। और तर्जनी किसको करता है, चुंबकीय क्षेत्र को। तर्जनी किसको करता है प्रदर्शित, तो चुंबकीय क्षेत्र को। विद्युत धारा किसको करता है, तो माध्यमा को। फिर इसके बाद विद्युत बल, विद्युत बल किसको करता है, तो अंगूठा को। इस प्रकार होगा, अंगूठा किसको, तो अंगूठा जो करता है विद्युत बल को। फिर इसके बाद विद्युत धारा की दिशा कौन करता है, तो माध्यमा। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन करता है, तो तर्जनी करता है। अब कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो बायोमास जो है क्या है, उत्तम ऊर्जा स्रोत है। कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। पहला है कि ग्लूकोज के फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज के फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज के फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के क्या परमाणु है, यहाँ पे कार्बन के परमाणु देखिए, कार्बन के क्या परमाणु है, 6 परमाणु। हाइड्रोजन के क्या परमाणु है, 12 परमाणु। ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन के है 6 परमाणु। किसका पूछा है, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑप्शन बी। यदि यही पूछता हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो कितना होता है आंसर, 12 होता है। यदि पूछता कार्बन के कितने परमाणु है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु है, तो कितना होता है आंसर, 6 होता है। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो नए पदार्थ के साथ यदि नए गुणों का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले कार्बन का गुण अलग था और ऑक्सीजन का गुण अलग था। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसका गुण क्या हो गया, अलग हो गया। तो नया पदार्थ भी बन गया, नया गुण भी बन गया, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन पूछा क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का हानि, ह्रास मतलब ऑक्सीजन का हानि। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जिसमें O2 के वृद्धि हो, O2 के वृद्धि और H2 के कमी, H2 के कमी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की कमी, तो उसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन या इसी को बोला जाता है अवकरण। क्या बोलेंगे इसको, अवकरण यानी रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन।
जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, तो उसको क्या बोलेंगे? अवकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? अवकरण। सांचरण क्या होता है? कोरिजन। तो जब धातु को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसका सतह क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है और नष्ट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सांचरण, यानी कोरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिजन। तो कोरिजन से कैसे हम लोग सांचरण से कैसे बचा सकते हैं? तो पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर क्या कर सकते हैं? वस्तु को बचा सकते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कीटाणु मारने में। पानी, मान लीजिए पानी, चाहे पोखर चाहे नदी या तालाब में कीटाणु हो गया तो पानी मार, किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चौकी या खटिया में उड़ीस हो गया है तो किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम है। ऐसे इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इससे क्लोरोफॉर्म भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म। जो मरीज को जो बेहोश किया जाता है किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से ही बनता है। फिर यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक, इसका नाम क्या है? इसका साधारण नाम है भखरा चूना। क्या बोलते हैं इसको? भखरा चूना। इसे पेंट भी किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि भखरा चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बोलेंगे? CaCO3। इसको संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर। संगमरमर या चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर। संगमरमर या चूना पत्थर, यानी लाइम स्टोन भी इसे बुलाया जाता है। इसके बाद है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना। कली चूना। क्या बोलते हैं इसको? कली चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद है CaCO3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। फिर है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। CaOH2 के होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भखरा चूना। सभी आदमी इसको नोट कीजिए। बड़ा कम बच्चा जुटा है रे। कौन कौन है एक बार? राजा हाजीपुर, त्रिशा, आकाश, रोहित, अच्छा प्रशांत भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कौन करता है? तब लाल को नीला करता है क्षार यानी भस्म। भस्म क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? तो अम्ल जो है नीला लिटमस पद को लाल करता है। अम्ल क्या करता है? तो अम्ल जो है नीला को लाल करेगा। किसको लाल करेगा? नीला को लाल करता है। नीला को लाल करता है। नीला को लाल कौन करता है? तो नीला को लाल करता है अम्ल। भस्म क्या करता है? तो भस्म जो होता है लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। इसके बाद लवण क्या है? तो जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। जब अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा?
जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, तब लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तब लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। 2 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देखिए ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल कौन बनाए थे? कौन से वैज्ञानिक? तो पीएच स्केल बनाए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाए थे? पीएच स्केल बनाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई भी वस्तु के पीएच मान यदि 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। यदि किसी भी वस्तु का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। तो पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी यानी शुद्ध जल के पीएच मान जो होता है 7 होता है। इसीलिए पानी जो होता है, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। और 7 से कम होगा वो क्या होता है? 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। 7 से कम तो क्या होगा? 7 से कम वो अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक तो वो जो है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी भस्म होता है। यदि पूछा जाए कि रक्त के पीएच मान कितना होता है? रक्त के पीएच मान ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। पूछा जाए कि रक्त जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो कैसा होता है? रक्त जो है क्षारीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एनोडीकरण। क्या बोलते हैं इसको? एनोडीकरण। जस्टीकरण किसको बोलेंगे? तो जब लोहा पर पतली जिंक की परत चढ़ाई जाती है। पतली जिंक के परत चढ़ाई जाती है। परत चढ़ाया जाता है या चढ़ाई जाती है? चढ़ाई जाती है। उसे जस्टीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जस्टीकरण कहते हैं। जस्टीकरण कहते हैं। जस्टीकरण कहते हैं। जब लोहा पर क्या चढ़ाया जाएगा? जिंक के परत चढ़ाया जाता है। पतला जिंक के परत चढ़ाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? जस्टीकरण। और जब अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलेंगे उसको? एनोडीकरण। और जब अयस्क से जब गंदगी को बाहर किया जाएगा तो उसको बोलते हैं समृद्धिकरण। क्या बोलेंगे उसको? समृद्धिकरण। अब देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन जो होता है टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? टीन के अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर के पहले परमाणु संख्या बताइए। तो सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16। अच्छा, इसके पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या पूछा है? पूछा है सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में
सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। आप लोग बताइए कि सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में, सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? जल्दी से जल्दी से बताइए कि सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? जल्दी, फास्ट। नहीं नहीं, ऐसी क्वेश्चन पूछे हैं। बताओ सोडियम परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? चलिए रुस्तम कुमार, रुस्तम भाई, सोडियम 1 होगा, बहुत अच्छा। उज्जवल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उज्जवल अभी तक जगले ही है। चलिए, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। एक पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 गो, दूसरका में 8 गो, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में कितना होगा? 1 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, यानी कितने बंधन बनते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेना है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, यानी 2 परमाणुओं के बीच। अच्छा, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 डॉट यहां पर देंगे। इसका परमाणु संख्या कितना? 1। अभी दोनों के बीच में कितने अबंध बन गया? तो दोनों के बीच में जो होता है 1 अबंध बन गया। कितने बन गया? 1 अबंध। 1 अबंध बना, यानी सिंगल बंधन। कौन सा बंधन बना? सिंगल बंधन। 1 अबंध बना, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना। क्या बना यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है इथेनॉल का। किसका प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल का। इथेनॉल का प्रयोग जो होता है फ्यूल के रूप में किया जाता है। फिर इसका प्रयोग जो होता है शराब बनाने में भी किया जाता है। कहां पे किया जाता है? शराब बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शराब बनाने में, शराब बनाने में भी किया जाता है। शराब बनाने में। फिर इसका प्रयोग जो होता है दवाई बनाने में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने में। जितना हेमोपैथी वाला दवाई बनता है सब किससे बनता है? इथेनॉल रहता है उसमें। दवाई बनाने में भी किया जाता है, दवाई बनाने में भी किया जाता है, दवाई बनाने में भी किया जाता है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहले देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे वह यौगिक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? बोलेंगे वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो बोलेंगे वह हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? जो सिंगल बंधन यानी एकल बंधन से जुड़ा हुआ हो। सिंगल बंधन से, जो सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ हो, सिंगल बंधन से जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो डबल या ट्रिपल बंधन से, डबल और ट्रिपल बंधन से जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट कंपाउंड which is connected with single bond, then this is called saturated hydrocarbon। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आएगा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा? अल्केन। क्या आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में? पहला है अल्केन। अल्केन जो होता है आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अल्केन के फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2। CnH2n+2 क्या है ये फार्मूला? अल्केन का पूछता है एग्जाम में कि अल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो क्या बोलेंगे? अल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या बोलेंगे? CnH2n+2। n क्या है यहाँ पे? तो n है नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। क्या है अल्केन का फार्मूला? तो अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। क्या बोलेंगे? CnH2n+2। एक लास्ट में कौन सा सफिक्स लगेगा? n, जैसे में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, टू डेकेन, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और डबल और ट्रिपल बंधन से कौन जुड़ा होता है? तो डबल और ट्रिपल बंधन से जुड़ा हुआ रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन जुड़ा हुआ रहता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन होता है? तो अल्कीन होता है। क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन के फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ये है अल्कीन के फार्मूला। फिर इसके बाद देखिए अल्काइन के फार्मूला क्या होता है? देखिए अल्कीन जो होता है डबल बंधन से जुड़ा रहता है। अल्काइन के फार्मूला क्या होता है? तो अल्काइन के फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है? अल्काइन। अल्काइन ये होता है CnH2n-2। ये है अल्काइन के फार्मूला। किसका फार्मूला है? अल्काइन। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। लास्ट में क्या जुड़ेगा? इन सफिक्स जुड़ेगा, जैसे मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। में आइन जुड़ेगा, जैसे मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ये सब क्या जुड़ेगा? तो यह निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4। CH4 में देखिए सब में सिंगल बंधन जुड़ेगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनेगा? देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इसमें सब जो है सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ है, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है? C2, तो 2 को C लेना है। 1 2 कै गो हाइड्रोजन है? 6 गो। 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। कै गो हाइड्रोजन हुआ? 6 गो हाइड्रोजन। तो ये भी नहीं होगा है कि सिंगल बंधन है। क्या पूछा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बंधन होगा नहीं तो ट्रिपल बंधन होगा। अब इसके बाद देखिए सी नंबर चेक कीजिए। सी नंबर में क्या है? कार्बन। कार्बन की संख्या क्या है? 2 गो। हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 4 गो। तो इसमें डबल बंधन होगा तब जाकर 4 गो पूरेगा। 2 गो इसका हो गया और 2 गो इसका और जरूरत है, 3 गो हो गया और एक इधर से जोड़ते हैं 4। 1 2 3 यहाँ पे 4, क्या हो गया? C2H4। ये क्या है? C2H4। ये किसका सूत्र है? ये जो है सूत्र है इथीन का है। किसका है? इथीन। इसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी मोस्ट रिएक्टिव होता है। कौन सा कार्बन यौगिक? तो कौन सा कार्बन यौगिक? तो देखिए सबसे अभिक्रियाशील तत्व यौगिक जो होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन होता है? अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है कौन होता है? वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा डबल बंधन वाला और ट्रिपल बंधन वाला।
अब इसमें से चेक कीजिए, CH4 मीथेन सिंगल बंधन वाला है, नहीं होगा ये। दूसरा है C2H6, इथेन के बाद क्या होता है मीथेन, सॉरी मीथेन के बाद इथेन। पहला क्या CH4 मीथेन है, दूसरा का क्या है इथेन। क्या कि दोनों क्या है, दोनों जो है सिंगल बंधन वाला है। कौन सा है, सिंगल बंधन यानी एकल बंधन वाला है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है C2H4, ये क्या है, ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी डबल बंधन वाला है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। पूछा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो कौन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है, तो समूह की संख्या है 18। यही पूछे आवर्त की संख्या कितना है, तो आवर्त की संख्या है 7। आवर्त की संख्या कितना होता है, तो आवर्त की संख्या होता है 7। और इसके बाद पूछा है कि समूह की संख्या कितना होता है, तो समूह की संख्या होता है 18। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितनी संख्या होता है, तो वहां पे मारेंगे 7। यदि समूह की संख्या पूछे तो कितना मारेंगे 18। अब है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो ये पाया जाता है मित्रजीवी पोषण। कौन सा पोषण, मित्रजीवी पोषण, ऑप्शन ए। मित्रजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा जीव जो सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज पर भोजन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं मित्रजीवी पोषण, यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जो सड़े हुए, गले हुए चीज पर भोजन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे मित्रजीवी पोषण। समभोजी किसको बोलते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं समभोजी। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, जैसे में मानव भोजन किस रूप में खाता है, ठोस या तरल रूप में, यानी सॉलिड रूप में या लिक्विड रूप में। मेढक भी कौन रूप में खाता है, ठोस या तरल रूप में, यानी द्रव रूप में। अमीबा ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करता है। पैरामीशियम इस सब कौन सा रूप में ग्रहण करता है, तो इस सारा जो है ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मित्रजीवी। अगर समभोजी में अगर एग्जाम्पल पूछे कि बताइए अमीबा क्या है, अमीबा क्या है, अमीबा है समभोजी। पैरामीशियम क्या है, तो ये भी है समभोजी, यानी समपोषण, समभोजी। स्वपोषी क्या होता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, पेड़ पौधा पर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलेंगे स्वपोषी। जैसे में पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा है स्वपोषी, पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। इसके बाद पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो पीत रस जो होता है स्रावित होता है यकृत से, यानी लीवर से। हर एक दिन यानी प्रतिदिन 500 से लेकर 1000 मिलीलीटर तक पीत रस जो होता है स्रावित होता है। कितना होता है, 500 से लेकर 1000 ml तक, 1000 ml तक पीत रस जो होता है लीवर से स्रावित होता है। और अग्नाशय यानी पेट में, स्टोमक अमाशय में कौन सा ग्रंथि होता है, तो अमाशय में जो होता है अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है, तो इसका काम है भोजन को अम्लीय बनाना। क्या बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, यानी खट्टा बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को कैसा बनाना, अम्लीय बनाना, यानी खट्टा बनाना। कैसा बनाना, भोजन को खट्टा। जैसे हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो खट्टा कौन बना देता है, तो खट्टा बना देता है अम्ल, HCl। कौन बना देता है, HCl। रोटी खाए, चावल खाए, दाल या कोई भी चीज खाए, उसको जब भी हम लोग ढकार लेते हैं तो खट्टा खट्टा लगता है। काहे लगता है, HCl के कारण। HCl के काम क्या है, तो HCl जो होता है भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, खट्टा बना देता है। इसीलिए छोटा बच्चा को देखिए, छोटा बच्चा जो है दूध पीता है, छोटा बच्चा क्या पीता है, दूध पीता है। और दूध में जब खट्टा चीज को मिलाते हैं तो क्या होता है, दूध जो होता है फट जाता है। मान लीजिए दूध है घर पे, उसमें नींबू के रस जो है निचोड़ दीजिए, जब नींबू के रस निचोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दूध जो है फट जाएगा। तो इसीलिए छोटा बच्चा को देखिएगा HCl के कारण जो होता है, जब भी उल्टी करता है तो एकदम दही की तरह उल्टी करता है। क्यों करता है, कि HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो होता है पेट को कीड़ा मकोड़ा से सुरक्षा प्रदान करता है। और है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, तो छोटी आंत की लंबाई जो होता है 6 से 7 मीटर होता है। कितना होता है,
6 से 7 मीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर। इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम होता है। पहला है एमाइलेज। पहला क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। इसके बाद है ट्रैप्सिन। तीसरा है लाइपेज। ट्रैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? तो फैट यानी वसा को वसा अम्लीय में यानी फैटी एसिड में बदल देता है। किसमें बदलता है? फैटी एसिड में यानी वसा अम्लीय में बदल देता है। एमाइलेज का काम क्या है? तो एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जितना भी हम लोग रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, चावल खाते हैं, सबको आलू खाते हैं, सबको पचाने का काम कौन करता है? एमाइलेज। ट्रैप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज जो होता है फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। फैट यानी जो चीज में फैट पाया, जैसे में घी हो गया, घी में भी क्या पाया जाता है? घी में फैट पाया जाता है। फिर इसके बाद अंडा हो गया, अंडा के एल्बुमिन हो गया, उसमें क्या पाया जाएगा? फैट पाया जाता है। जितना ऑयली सामान हो गया, समोसा, लिट्टी, सब में क्या पाया जाएगा? फैट पाया जाता है। बटर में क्या पाया जाएगा? फैट पाया जाता है। उस सबको पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। और फैट जो को किसमें बदलता है? तो उसको फैटी एसिड में बदलता है यानी वसा अम्लीय में बदल देता है। अब फैट जो होता है बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है और यूजफुल भी होता है। क्या होता है? यूजफुल। फैट को यदि कम मात्रा में लिया जाए तो बॉडी के लिए लाभदायक है, यदि ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो बॉडी के लिए क्या होगा? हानिकारक हो जाएगा। उसमें क्या होगा? पुरुष में जो होता है पेट निकल जाता है, पूरा एकदम बड़का वो गोदाम की तरह दिखाई देने लगेगा। अब महिला में जो होता है अधिकांश जो होता है पीठ पे दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मान लीजिए मानव के हृदय है, दिल है, दिल में कै गो जगह होता है? मनुष्य के दिल में कै गो जगह? तो 4 गो जगह। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। कै गो जगह होता है? 4 गो। तो क्या पूछा है? पूछा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने कमरा होता है? तो मनुष्य के दिल में होता है 4 गो कमरा यानी 4 गो कोष्ठक होता है। मछली में कै गो होता है? तो मछली में 2 गो होता है। मछली में कितना होता है? 2 गो। सरीसृप इसमें कितना होगा? इसमें होता है 3 गो। आप लोग बताइए कॉकरोच में कितने कोष्ठक होता है? कॉकरोच में कितने कोष्ठक होता है? सभी आदमी बताएंगे आंसर में, कमेंट में कि कॉकरोच में कितने कोष्ठक होता है? कॉकरोच में कितने कोष्ठक होता है? बताइए। चलिए बहुत अच्छा। अंकित कुमार 26 का 4 बताना है। कॉकरोच में अभिषेक कुमार 13। चलो कॉकरोच में कितना होता है? तो कॉकरोच में होता है 13 गो कोष्ठक। कै गो कोष्ठक होता है? 13 गो। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करा कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं? तो पुष्प के नर जनन अंग को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। अब पुमंग के एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुमंग के एक भाग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए होगा। यही पूछता कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो मादा जनन अंग को बोलते हैं जायंग। क्या बोलते हैं? जायंग। जायंग के एक भाग को क्या बोलेंगे? जायंग के एक भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर यानी कार्पेल या पिस्टिल। स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर को भी 3 भाग में बांटा गया है। वतिकार्ग यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय में ही होता है फल का निर्माण। पूछा कि फल का निर्माण कहां पर होता है? तो फल का निर्माण होता है अंडाशय में। अंडाशय के भीतर ही रहता है बीजाणु, जिसमें किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ओवुल होता है जिसमें किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है।
इसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। इसके कारण ही क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होता है। प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होता है। मलेरिया के लक्षण क्या है, तो मलेरिया के लक्षण है, जैसे मलेरिया जिस व्यक्ति को हो जाएगा तो मलेरिया का लक्षण कब दिखाई देता है, कि प्लाज्मोडियम को काटने से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। परजीवी कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा जीव जो दूसरे जीव के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे हानि पहुंचाकर अपना भोजन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परजीवी। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है परजीवी है, पैरासाइट्स है, क्या है, पैरासाइट्स है। इसके कारण जो होता है मलेरिया नामक बीमारी होता है। तो मलेरिया में क्या होगा, तो मलेरिया में जो होता है व्यक्ति को बुखार हो जाता है। क्या होता है, बुखार अत्यधिक मात्रा में होता है। ठंड बहुत ज्यादा लगता है, ठंड बहुत ज्यादा लगना, ठंडा बहुत ज्यादा लगना, सिर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द, सर में दर्द हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए मलेरिया में जो होता है और क्या होगा, तो मलेरिया को हम लोग कैसे भगा सकते हैं, तो मलेरिया को भगाने के क्या उपाय है, कीटनाशक जो दवाई छिटाता है, कीटनाशक जो कि ये साले जो सरकार की तरफ से घर में सब जगह कीटनाशक की दवाई छीटा जाता है, उसी से क्या किया जाता है, वही मलेरिया उससे जो होता है भाग जाता है। कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। अब है निम्नांकित में से कौन सा पिंडुविद का उदाहरण है, ये कौन है, स्पाइरोगाइरा, यानी इसी को बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को जहां से काटेंगे वहीं से क्या हो जाएगा, नया प्लेनेरिया जो जन्म जाएगा। चाहे स्पाइरोगाइरा को जहां से काटेंगे, स्पाइरोगाइरा को जहां से काटेंगे वहीं से क्या होगा, वहीं से अलग स्पाइरोगाइरा का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। मान लीजिए यहाँ से काट दिए तो यहाँ से ही नया प्लेनेरिया बन गया, चाहे नया स्पाइरोगाइरा बन गया। ये किसका उदाहरण है, ये है पिंडरुदुभन, यानी इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण जनन, पूर्ण जनन भी बोलते हैं, पूर्ण जनन। जहां से मान लीजिए जीव को काट दिया वहीं से क्या हो जाएगा, नए जीव का उत्पत्ति हो जाएगा, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्ण जनन। हाइड्रा किस में होता है, हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, तो यह मुकुलन का, बर्डिंग का। अमीबा किसका है, यह है विखंडन का, विखंडन में क्या होता है, तो एक कोशिका या जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। जैसे में अमीबा को क्या करेंगे, मान लीजिए अमीबा को यहाँ पे विभाजित किए तो दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देगा या जीव का निर्माण कर देगा, उसी क्या बोलेंगे, विखंडन यानी फ्यूजन। अब देखिए कह रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, कौन नहीं करता है, अग्नाशय करता है, अंडाशय करता है, पीयूष ग्रंथि ये भी करता है, ब्रीसन, तो ब्रीसन नहीं करता है। ब्रीसन जो है क्या है, यह जो होता है एक हार्मोन है जिसमें किसका निर्माण, इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर इसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्या है कि सारे भाग को क्या करता है, इस शरीर के सारे भाग को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ग्लैंड। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, संवेदीग्राही नहीं है। कान है, यानी संवेदीग्राही कहने का मतलब क्या, सेंस ऑर्गन, कान है, आंख भी है, नाक भी है, दिमाग नहीं है। और एक चीज और होता है, त्वचा भी होता है, त्वचा भी क्या है, संवेदीग्राही। इसके बाद जीव भी क्या है, संवेदीग्राही। जीव से हम लोग क्या करते हैं, तो टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं। स्किन से, त्वचा से क्या करते हैं, तो महसूस करते हैं, फील करते हैं। कान से क्या करते हैं, तो कान से सुनते हैं। आंख से क्या करते हैं, आंख से देखते हैं। नाक से क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं। दिमाग क्या है, तो दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है। चलिए समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग किसको बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होमोलोगस ऑर्गन, जिसका संरचना समान हो। बोलेंगे वैसा जीव, वैसा अंग जिसका संरचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो। संरचना क्या हो, संरचना समान हो, संरचना क्या ऐसा हो, संरचना समान हो, संरचना समान हो और कार्य यानी इसका फंक्शन जो होता है भिन्न होता है, अलग अलग होता है, अलग हो चाहे भिन्न हो, क्या हो, भिन्न।
भिन्न हो, डिफरेंट हो, संरचना समान हो और कार्य जो है भिन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समजात अंग। क्या बोलेंगे? समजात अंग। जैसे में हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों समान होता है, उसका संरचना समान होता है लेकिन कार्य भिन्न होता है। आलू और घास की ऊपरी भूअस्तरी, हमारे दांत और हाथी के दांत, तो इसमें डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगर पूछा जाए, दो नंबर पूछता है कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा अंग जिसका संरचना समान हो और कार्य भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं समजात अंग। अब कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी मम्मी पापा से लक्षण नहीं मिलता है? कौन सा? तो आंख का रंग जो है मिलता है, या तो मम्मी पे जाएगा किसी बच्चा का, नहीं तो पापा पे जाएगा। चमड़ी का रंग, अगर मम्मी काला है तो बच्चा भी क्या होगा? काला होगा। यदि पापा गोरा है तो बच्चा भी क्या होगा? गोरा होगा। ये डिपेंड करता है मम्मी पापा पर, यानी अभिलक्षण वंशागत पर। शरीर का आकार, ये भी आकार पर डिपेंड करता है, यानी मम्मी मोटा है तो बच्चा भी क्या होगा? कोई बच्चा जो होता है पतला भी होता है, कोई यदि मम्मी या पापा में से कोई मोटे हैं तो पक्का बच्चा मोटा या पतला हो सकता है, तो आकार मम्मी पापा पर जाएगा। बाल की प्रकृति, तो बाल की प्रकृति क्या होगा? तो ई जो है अलग अलग डिजाइन का होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसको बात करें कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसको ऑप्शन से बनाइए। अच्छा, घास, गेहूं तथा आम, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो गलती हो जाएगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। बकरी को यहाँ पे देखिए, बकरी को गाय खाता है, गाय को हाथी खाता है, तो गलती हो जाएगा। घास को मछली खाता है, मछली को बकरी खाता है, गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। घास कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव। इसके बाद देखिए, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा। अच्छा, अजैव निम्नीकरणीय कचरा क्या होता है? बोलेंगे वैसा पदार्थ जो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? बोलेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिस, वैसा पदार्थ जिसका, वैसा पदार्थ जिसका, जिसका अपघटन, जिसका अपघटन बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, हो जाता है, उसे, उसे क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो देखिए, टिश्यू पेपर, इसका भी हो जाता है। केले का छिलका, इसका भी होता है। थर्मोकोल, थर्मोकोल मतलब होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक बोतल, ये सब बैक्टीरिया का सरता गलता है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका देखिए, कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वैश्विक ऊष्मन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा के प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालन सही है, गंगा में कपड़ों का धोना ये उत्तरदायी है, गंगा में अध जले सबको बहाना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? गंगा में मछली पालन, यह जो होता है उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए क्या नहीं होगा? मछली रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यहाँ पे देखिए, जल के फॉर्मूला क्या होता है? H2O, H2O। इसका जब अपघटन करेंगे, क्या करेंगे? अपघटन, यानी जब इसमें विद्युत धारा पास कराएंगे, विद्युत धारा पास कराएंगे तो क्या होगा? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे? विद्युत धारा, तो यह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा।
अच्छा, हाइड्रोजन पर कौन चार्ज आ गया? हाइड्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज। तो क्या पूछा है? पूछा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो देखिए, माइनस चार्ज को, निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। निगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? कैथोड। पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है? कैथोड यानी निगेटिव चार्ज पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो निगेटिव चार्ज किस पर है? यह ऑक्सीजन पर। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। यही क्वेश्चन में बदलाव रहता है, चेंज रहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में एनोड एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो एनोड पर होता है हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन के आप लोग एक बार तुम लोग एक बार बनाओ, बनाना है, तुम लोग बताओ कि सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड यानी यहां पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक NaCl में क्या लिखेंगे? NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा? NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है क्लोरीन, सी में है ऑक्सीजन, डी में है नॉन यानी कोई नहीं। बताइए कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, उसका जब अपघटन करेंगे तो उस पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा? बताइए। नहीं, दो चार गो क्वेश्चन बचल। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। जब इसमें विद्युत धारा पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे? विद्युत धारा, तो इस सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा? टूट जाएगा। Na प्लस, ए पर कौन चार्ज हो गया? ए पर हो गया एनोड। कैथोड किस पर हुआ? कैथोड हुआ क्लोरीन पर। क्लोरीन पर क्या हुआ? क्लोरीन पर हुआ कैथोड। क्लोरीन पर क्या है? कैथोड चार्ज। तो क्लोरीन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 39 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही यदि दूर पूछता तो कितना होता? अनंत होता। दूर पूछता तो क्या होगा आंसर? अनंत। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि पौधा में जनन अंग कहां पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो पौधा में जनन अंग जो होता है पुष्प में पाया जाता है, यानी कि फूल में पाया जाता है। फूल में क्या गो भाग होता है? तो पुष्प के 4 गो भाग होता है। पुष्प के क्या गो भाग होता है? 4 गो। पहला है बादल पुंज, बादल पुंज। दूसरा क्या है? दूसरा है दल पुंज। तीसरा क्या है? तीसरा है पुमंग। चौथा क्या है? चौथा है जयंग। पुमंग जो होता है फूल के नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? नर प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग। जयंग जो होता है क्या होता है? ये मादा प्रजनन अंग होता है, मादा प्रजनन अंग, पुष्प के मादा प्रजनन अंग। अच्छा, बादल पुंज के एक भाग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेपल।
दलपुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेटल। पुमंग के एक भाग को क्या बोलेंगे, तो पुमंग के एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर। जयंग के एक भाग को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, यानी कार्पेल या पिस्टिल, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर का भाग बांटा गया है 3 भाग में, बतिकार्ग, बतिका और अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। अंडाशय में ही होता है फल का निर्माण, और अंडाशय के भीतर क्या होता है, बीजांड, जिसमें किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। चलिए धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। कल के क्लास में हम लोग बात करें, कल से सभी आदमी को 7 बजे जुड़ना है। कब बजे जुड़ना है, साइंस के क्लास जो है कल से आप लोगों का 7 बजे से होगा। सभी आदमी को 6 बजे से होगा हिंदी या एसएसटी का क्लास, और 7 बजे से डेली शाम में, जब तक एग्जाम है तब तक डेली शाम में 7 बजे से 7 से 8 साइंस की क्लास होगा। तो सभी आदमी प्रयास करके जुड़ना है, और सभी आदमी इस सारे चीज जितना हम लोग करवा रहे हैं सबको नोट करते हुए चलना है कॉपी में। धन्यवाद। आ गया।